ये रोशन कर देते हैं शमा। उसके बाद फिर जो है बाकायदा जो कन्वर्सेशन है रघुवीर जी के साथ आमना आमना की, वो शुरू करेंगे। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, क्योंकि फॉर्मेलिटी में यकीन नहीं करता, आप जानते हैं। बहुत शुक्रिया। आज मैं बिखर गया था। आप यहाँ नहीं, आप यहाँ रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, वो रहेंगे। आइए आना, आइए। चल रहे हैं दोनों। हाँ हाँ, सोचना है नहीं। हाँ हाँ हाँ, अब हमने क्या शुरू कर। शुक्रिया रंजीत जी। अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू एवरीवन। महफिल में आप सबका मैं आमना स्वागत करती हूँ आज जश्न अदब के इस खूबसूरत महफिल में। और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनको तारुफ की, परिचय की, इंट्रोडक्शन की तो डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आज हमारे साथ जितने भी कला के, पोइट्री के सभी प्रेमी व सभी साथी हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग ज़ोरदार तालियों से रघुवीर जी का स्वागत कर दें। खुश आमदीद जी, आए बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। बात ऐसी हुई कि अगर हम एक दिलचस्प, अगर जिसे कहते हैं बातचीत जो होगी बहुत ईमानदारी से होगी, और पूरी ईमानदारी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि कल जब रंजीत जी का फ़ोन आया कि क्या है भाई कल शाम का प्रोग्राम, तो मैंने कहा नहीं कुछ ख़ास तो ऐसा नहीं, गर्मियाँ चल रही हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं, घर पर रहेंगे या बहुत से बहुत कुछ सिनेमा देख लेंगे। तो मैंने कहा रघुवीर जी दिल्ली आए हुए हैं, और दिल्ली जब आए हुए हैं तो हमें कुछ खास करना है, और पंचायत सीज़न 2 को लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे। कुछ सवाल मेरे अपने होंगे, कुछ सवाल ऐसे हैं क्योंकि जब मैंने अपने सोशल मीडिया पर लगाया कि कल शाम आईआईसी पर रघुवीर यादव जी के साथ गुफ्तगू है, वार्ता है, तो कई सवाल भी आए, तो कुछ सवाल मैं वहाँ से भी लेकर आई, और कुछ और बहुत सारे सवाल आप सबके भी होंगे। तो आइए महफिल को, बातचीत को, इस बैठक को हम शुरुआत करते हैं। आप लोग तैयार हैं कि नहीं? कुछ तालियां हो जाएं भाई इसी बात पर, जिसे कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की। मान गए तालियों से आप? रघुवीर जी, जब जब भी आपके बारे में बात होती है, चाहे थिएटर की ज़िंदगी में हो, सिनेमा की ज़िंदगी में हो, लंबा सुहाना सफ़र है, जबलपुर से लेकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने तक, और आज पंचायत सीज़न 2। शुरुआत करते हैं पंचायत सीज़न 1 और सीज़न 2 में। रघुवीर यादव प्रधान जी के रूप में फुलेरा में थे। वही गांव का सेटअप, वही खूबसूरत सरल ज़िंदगी के बहुत बेहतरीन कुछ सीन्स के साथ प्रधान जी हमारे साथ आते हैं। सीज़न 1 और सीज़न 2 में जब आप अपने आप को कलाकार के रूप में ढालते हैं, क्या बदलाव था, कितनी सिचुएशन डिफरेंट थी? पहले में और दूसरे में जी, पहले में थोड़ी सी दहशत थी कि जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि माहौल जिस तरह का था, उस माहौल के होते हुए दहशत में आना ज़रूरी ही था। क्योंकि फिल्मों का, जिस तरह की फिल्में बन रही थी, जिस तरह के सीरियल्स आ रहे थे, बिल्कुल फैक्ट्रियां लगा रखी थी लोगों ने सीरियल्स बनाने की, 1000 एपिसोड और 2000 एपिसोड। अब बात चली फिर कि 8 एपिसोड हैं, और 8 के बाद फिर पता नहीं दूसरे 8 या जो भी हैं बनेंगे या नहीं बनेंगे। स्क्रिप्ट पढ़ा गया तो बिल्कुल दूसरी दुनिया का स्क्रिप्ट था। मुझे तो लगा था कि अगर ये लोगों ने देखना पसंद कर दिया तो पूरा जो माहौल है इंडस्ट्री का वो बदल जाएगा। तो और एक मैं कहूँगा खुशकिस्मती हमारी, और कि कोविड आ गया कम वक्त, और इसके आने से मौका मिल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ देख नहीं रहे थे, देखना बंद कर दिया था लोगों ने। तो जब ये आया तो फिर कुछ और कुछ सामने था नहीं, सीधा पंचायत ही था। तो फिर घर में जब दिखाया गया तो फिर बच्चों ने देखा, बुजुर्गों ने देखा, जो कभी नहीं देखते थे उन्होंने देखना शुरू किया। और उसका जब असर पड़ा, तो जब हमने सुना कि ये तो बड़ी भैया बड़ा कामयाब हो गया और फ़ोन आने लग गए कि दूसरा कब बना रहे हो,
तो सबसे पहले जब हमारी यूनिट से बात हुई, पहले जब ये इसका जो प्रसारण हुआ फर्स्ट सीज़न का, तो मैंने कहा भैया ये तो बड़ी और डरने वाली बात है, तो जिम्मेदारी वाला काम हो गया कि आपने अगर बेहतर कर दिया है पहला तो ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ, तो मैंने सारी जिम्मेदारी धर दी उनके ऊपर जो राइटर थे और वो थे कि अगर जिम्मेदारी से काम नहीं किया तो हम इससे नीचे उतर आएंगे, तो हमें नीचे नहीं उतरना, आगे बढ़ना है। तो सब लोगों ने इस वजह से थोड़ा वक्त भी लगा सेकंड सीज़न आने में, तो सब मेहनत से मशक्क़त से लगे हुए थे पूरी तरीके से कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। और यकीन मानिए जब दूसरा हो रहा था तो मुझे लगा कहीं कमी ना रह जाए, तो मैं दूसरे और लोगों के पीछे पड़ा रहता था। और होता ये था कि गर्मियों के दिन होते थे, हमने जून में वैसे मौके पे किया है, और सुबह 5 बजे 6 बजे उठा के ले जाते थे, और वहाँ फिर कभी कभी बारिश भी आ रही थी, तो ऐसे सारे माहौल से करते करते हम जब यहाँ पहुँचे, जब दूसरा सीज़न दिखाया गया तो और आफत आ गई, अभी तीसरी की जिम्मेदारी आ गई हमारे ऊपर। तो ये जो जिम्मेदारी, मुझे एक्चुअली मुझे जिम्मेदारी में बड़ा मज़ा आता है। मैं बचपन से जिम्मेदारी उठाने में, क्योंकि कभी किसी ने कोई वाह कर दी किसी काम के लिए, तो मुझे लगता है यार ये जिम्मेदारी दे रहा है मुझे वाह करके कि दूसरा और करो तो उसमें भी वाह आनी चाहिए। तो ये एक तरह से नसीहत भी थी हम लोगों के लिए और लोगों के लिए भी, जो और जिस तरह से काम कर रहे थे और जिस तरह से बड़ी बड़ी फिल्में इसके चलते कमज़ोर पड़ गई, तो उनके लिए भी नसीहत थी कि भैया अब करना है तो हमारे हिंदुस्तान में जो कल्चर भरा पड़ा है, जो कल्चर की जो हमारी खूबियाँ हैं, जो वैरायटी है जो है, उस पर तो काम करना ही पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि रीमेक बना लिया और फिल्म नंबर 2 और 3 और ये सब करके, जिस तरह से ये छाए हुए थे, छाए क्या हुए थे, ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश की जा रही थी हॉल में, चाहे हो ना हो। फिर वो 4 स्टार दे दिए, 5 दे दिए, 2 दे दिए, 2 तो नहीं देते थे, जो ख़राब, जितनी ख़राब फिल्म थी उसके स्टार उतनी ज़्यादा मिलते थे, ये भी होता था। तो ये सारा जो पैसों का खेल चल रहा था, क्योंकि ज़्यादा पैसों में फिल्म बन रही थी, 5 करोड़ 10 करोड़ 500 करोड़ 400 करोड़ में, और नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। अचानक ही ये कि अगर देखा जाए तो कितने बने, 1 करोड़ भी नहीं खर्चा होगा पहले एपिसोड, मुझे ऐसा लगता है। और जो उसका जो उसका असर पड़ा वो तो मेरे ख्याल से कि कितने हज़ारों करोड़ों का असर पड़ गया। तो इससे अब लोगों को थोड़ा सा आँख खुली है, दिमाग भी खुला है। और एक और बड़ी अच्छी बात हुई है कि वो बेहतरीन राइटर एक्टर्स जो कहीं दबे पड़े थे बेचारे, उनको मौका मिलना शुरू हुआ है। तो इससे मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि मैं माहौल में रहा हूँ। जैसे अभी हम ये रंजीत ने जो माहौल बनाया है, मुझे अच्छे तरीक़े से याद है कि हम लखनऊ में हुआ करते थे, जब ये टीवी दूरदर्शन कुछ नहीं हुआ करता था, तो हम सब बैठते थे और शाम को मिलते थे, और किसने क्या अच्छा लिखा, किसने क्या अच्छा पढ़ा, तो सब लोग ये करके वहाँ से हम लोगों को नसीहत मिलती, तो और हम बेहतर करने की कोशिश में लग जाते थे। तो अभी जो माहौल बाद में ये जो टीवी और इसकी वजह से थोड़ा हमारा जो कल्चर थोड़ा सा डाउन शुरू हो गया था, पता नहीं वो सब बिजनेस बना रखा था, धंधा बना लिया था हमारे कल्चर को, उसकी वजह से थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जा रहे, तो उससे मैं बहुत दुखी था। और बस यही था कि पता नहीं कब शुरू होगा। तो ये पंचायत के आने से मुझे भी हौसला मिला है, और मेरे ख्याल से और भी जो अच्छे राइटर्स हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, उनको भी हौसला मिला है। तो मेरे ख्याल से पंचायत से कुछ पॉजिटिव वो तो मिला है हमें, और उम्मीद जगी है कि हम शायद फिर वो जो पहले जो हमारी शुरू में जो फिल्म हुआ करती थी, काबुली वाला, 2 बीघा ज़मीन, अभी बीच में मुझे किसी ने पूछ लिया कि ये तो OTT में जिस तरह का ये आ रहा है, ये तो आर्ट और ये कुछ इस तरह करके बात करने लगे। तो मैंने कहा भैया वो क्या आर्ट था, क्या था वो, कि वो आर्ट नहीं था, वो जो 2 बीघा ज़मीन जहाँ से हम शुरू किए थे, वो आज भी फिल्म देखो उतनी ताज़ी लगती है जो उस वक्त लगती है। और अभी जो बीच की फिल्में देख लीजिए उठा के, उनमें क्या है, उनमें ये है कि एक बार देख लीजिए, बड़ी मुश्किल से, अगर आपके पास टाइम है तो करवटें बदल के दाख लीजिए, उसके बाद वो फिर कहीं कचरे का ढेर सा बनी दिखाई देती है। तो ये जो पंचायत से ये जो माहौल में तब्दीली आई है और लोगों ने सोचना शुरू किया है, और अच्छे अच्छे एक्टर्स जो हैं, जो बाकी जिनमें जुनून है अच्छा काम करने का, वो सामने आए हैं, तो बड़ी खुशी होती है और ऐसा लगता है कि हम कामयाब हो गए हैं। वाह।
रघुवीर जी आपने सही बताया है, पंचायत सीज़न 1 जब आया था तब कोविड का दौर था, सिनेमा घर बंद थे, हम सब लोग भी अपने घरों में बंद थे, कई किताबें लिख रहे थे तो कई कुछ ना कुछ ज़िंदगी के नए मायने ढूंढ रहे थे। लेकिन जब पंचायत सीज़न 2 आया तो कोविड कहीं ना कहीं लगभग हर तरीके से ख़त्म हो चुका था, ज़िंदगी अपनी रफ्तार सबकी पकड़ चुकी थी, और वही ये टाइम है कि OTT पर भी जब पंचायत सीज़न 2 आया है, कई नए सीरियल और कई नए सीरियल में नए प्रकार के एडिशन। अब जब हम पंचायत सीज़न 2 को देखते हैं, क्योंकि मैंने तो एक ही दिन में 3 बजे तक पूरा रात का टाइम लगा दिया छक्के मार मार के और उसको एक ही दिन में ख़त्म कर दिया जी। कुछ बातें लिख कर लाई हूँ क्योंकि वो बहुत ही सीधी कहानी है, चाहे वो इमोशन हो या कॉमेडी, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो हमारे साथ है। जी जी जी। एक बहुत ही गहरा डायलॉग है कि ज़िंदगी में हर कोई नाच रहा है सचिव जी। ये बड़ा हिट भी हुआ है क्योंकि जब हम युवा से संपर्क करते हैं, युवा स्टूडेंट से संपर्क करते हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने भी हमें ऐसे मीम्स भेजे इसके बनाने की, ज़िंदगी में हम हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं नाच रहा है। पंचायत सीज़न 2 अब हिट हो गया है, सब और ट्रेंड चल रहा है। इसकी सक्सेस का श्रेय आप किसको देते हैं, सीधी कहानी को या एक ऐसा अभिनय जिसने कहीं ना कहीं एक करारा इम्पैक्ट रखा है? क्योंकि अब सीज़न 2 में मैं ज़रूर बताऊंगी, दुनिया अब नई गति पकड़ चुकी है, तो हम कहीं ना कहीं दोबारा पुरानी वाली दुनिया की ओर जा रहे हैं। जी। तो कहानी तो थी ही, लेकिन एक बात कहूँगा, इसमें अभिनय नहीं था। यही खूबी है, अभिनय नहीं था, हम जी रहे थे, बस रूहानी सा मामला था कि हम लोग जिंदगियों को जी रहे थे। क्योंकि जी, तो अभिनय नहीं था, इस वजह से मुझे लगा कि हम ज़िंदगी ही जी रहे थे, और ज़िंदगी जब जीने लगो तो फिर उसका असर कुछ और ही होता है, जो बात दिल से निकलती है उसी का असर होता है, यहाँ वाली बात में थोड़ा असर कम हो जाता है। तो हम लोग सब दिल से लगे हुए थे, जी जान से, और पहले ही मैंने कह दिया था भैया इसमें एक्टिंग वैक्टिंग नहीं चलेगी, इसमें किसी को एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करना है। क्यों, जैसे ही एक्टिंग लफ्ज़ आपके जहन में आता तो एक्टिंग हो जाती है, और अगर एक्टिंग करते तो फिर ये पंचायत का आज जो अभी जहाँ जिस मुकाम पे पहुँच गए वो नहीं होता, फिर उसमें एक्टिंग होती, फिर उसमें कैरिकेचर होता, उसमें मिमिक्री होती, कैरेक्टरों की मिमिक्री जो सबसे ज़्यादा एक्टर के लिए वाहियात है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी कैरेक्टर की मिमिक्री करने लगे तो मजाक में बदल जाती है। तो यहाँ मिमिक्री किसी कैरेक्टर की नहीं, किसी किरदार की नहीं हुई, हम सब जी रहे थे, वो सब उसी का असर है। जब आप चीज़ों को जीते हैं, जीने लगते हैं, तभी उसका असर होता है। तो बस यही मुझे लगता है कि यही इसकी खूबी रही है, और लोगों ने अभिनय नहीं किया, ये भी ये खूबी रही है। और कहानी तो जाहिर है, कहानी जो मिल गई तभी मज़ा आया, कि अगर ना होता तो हम करते क्या, कितना इम्प्रोवाइज़ कर लेते, कितना अपने आप को धक्का मार के आगे बढ़ने की कोशिश करते। तो कुछ तो मिला, सहारा मिला फिर बाकी लोगों ने, और जब देखा कि इसका असर बेहतर पड़ रहा है तो फिर हम, और फिर अभिनय और कहीं पीछे रह गया, फिर तो लोग जीने लग गए। और फिर जिन्होंने देखा फर्स्ट सीरीज़, तो दूसरे वाले जो आए तो उनको भी लगा कि भैया यहाँ एक्टिंग की नहीं चलेगी, तो दूसरे जो 4-5 किरदार आए उन्होंने भी वही, वो तो हमारे ऊपर भी हावी हो गए कि उन्होंने तो और भी ज़्यादा बिल्कुल छोड़ छाड़ दिया सब कुछ, क्योंकि उनको मिल गया था, देखने मिल गया था। तो ये था सब कि इसमें अभिनय नहीं था, स्क्रिप्ट अच्छी थी, कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे थे, और सरलता बहुत ज़्यादा थी, सहजता, सरलता। सरल काम करना बड़ा मुश्किल है, और काम को सरलता से करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो अरे मैं लेकर मैं यही बताने वाली थी, कल मैं और रंजीत जी जब ऐसे सब पर बातचीत कर रहे थे तो, और जब हमने सोशल मीडिया पे लगा, सबने ये ज़रूर फरमाइश करी कि सेल्फी विद लौकी होनी चाहिए। वो खैर वो बात का प्लान है, रंजीत जी ने पर्दे में ज़्यादा ऑलरेडी आउट कर दिया है। रघुवीर भाई जी, अगला जो सवाल है, जो आपने एक बहुत अहम शब्द यूज़ करा है, सरलता। कहानी में हमने आपको युवा कलाकारों के साथ बिल्कुल सरल अंदाज में देखा कि किस प्रकार से वो कहते हैं कि प्रधान जी दोस्ती निभानी भी चाहिए, वो काफी हिट हुआ है। कहानी में इस बार नई कलाकार भी है साविका, आप लोगों का मतलब काफी अच्छी केमिस्ट्री, पूरा तरीके से अभिनय, सारी चीजों को कहानी से अच्छे तरीके से तालमेल बिठाया गया। कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप सीजन 1 में भी थे, सीजन 2 में भी थे, नए कलाकारों को अपने साथ अपने अभिनय के प्रोसेस में ज्वाइन करना? बिकॉज देखिए, एवरी एक्टर हैज अ प्रोसेस, एवरी एक्टर हैज अ वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स।
आप युवा कलाकारों के साथ किस प्रकार से, हाउ डू यू गेट थिंग्स फॉरवर्ड? ये चाहे एक्टर पुराना हो या युवा हो या कुछ हो, और सबसे पहली बात है कि अगर आप कुछ लाद के चलते हैं कंधों पे कि मैं एक्टर हूँ, और मैंने वो एक्टरी को लाद लिया कंधों पे, उसके बाद अगर मैं करने लग जाऊँ तो वो भटका वहीं हो जाता है। यहाँ क्या है कि हमारे माहौल ही ऐसा है कि अगर एक्टर हैं आप, जो स्टार एक है, और एक्टर उसी को कहते हैं जो अपने इर्द गिर्द में चारों तरफ वो जो कि ये उनका बॉडीगार्ड है, और एक उनका ये है, एक उनको कसरत करवाता है, एक उनको जिम ले जाता है, और एक मेकअप मैन है, और ये चारों, और एक बॉय है कि हाथ किया तो क्या चाहिए वो उसको पता लगना चाहिए। ये तो वहाँ पे तो वो ख़त्म हो गया, समझ लिए। ये इसमें नहीं था। तो अगर आप सरल, मैं उसी कह रहा हूँ कि इसलिए कि वैसे जीना कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें थोड़ी चलेगा कि कॉलर खड़ा करके कि मैं एक्टर हूँ और मैं जाके प्रधान, जाके वहाँ स्टेज पे जाऊँगा तो प्रधान, कॉलर तो मेरा खड़ा ही रहेगा। अगर मैं यूँ भी कर लें कहीं ना कहीं वो जहन में वो कॉलर खड़ा ही रहेगा हमारा। तो सबसे पहले आप ज़मीन पे ही जाना पड़ेगा, आपको ज़मीन पे ही उतरना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप वो सरलता और वो सहजता को काबिज़ कर पाएंगे, आप उसको पकड़ पाएंगे, सरलता और सहजता को। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैं जब भी कहीं शूटिंग में जाता हूँ तो कोई कुछ अरे अपनी वज़न नहीं उठाया जाता, मैं और कहाँ 3-4 लोगों को लाद के चलूँ कि आएगा कान में कह जाएगा कि सर वो उन्होंने मुझे पैसे नहीं, सर वो पानी नहीं है, सर जी वो उसमें एसी नहीं चल रहा, सर लीजिए अब यहाँ आप प्रधान करने आए हैं या ये वो ढूंढना है वहीं आपका। तो मैं सब हटा देता हूँ। मैं वैनिटी वैन में नहीं बैठता। मैं गांव की शूटिंग करने जा रहा हूँ, एसी वैनिटी वैन में बैठ जाऊँ मैं तो मुझे डायलॉग याद नहीं होते। मैं जाके पेड़ के नीचे बैठता हूँ और वो जो डायलॉग जो डायलॉग उसमें लिखे जाते हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी डायलॉग अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं, तो उसको मैं जाके पेड़ के नीचे बैठ के जब तक हिंदी में नहीं लिखता मुझे याद नहीं होता। मैं तो उसमें हिज्जे कर करके ही मर जाता हूँ कि भैया, और दिमाग में नहीं चढ़ते, उसकी तासीर ही पता नहीं लगती कि जो लफ्ज़ लिखा हुआ अंग्रेज़ी में, हिंदी लफ्ज़ अंग्रेज़ी में, उस पता ही नहीं लगता, उसकी तासीर पता नहीं लगती, तो आप क्या करोगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो वहीं आना चाहिए, ज़मीन पे आना, पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं तो वहाँ बैठ के जैसे ही अपने हाथ से लिख लेता हूँ तो लिखते लिखते याद हो जाता है। तो ये है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपको सरलता दिखाना है, सरल भाव दिखाना, तो सरल होना ही पड़ेगा। आप खामखा का बहुत सारी चीज़ें लाद के और सरलता दिखाने जाओ तो वो लदी हुई चीज़ें नज़र आती हैं आपके पूरे वजूद में, उस कैरेक्टर में जो करने जा रहे हो उसमें। तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है आपको, वही बन के जाए, उसमें डूब के जाइए, तो फिर बाकी चीज़ों की कष्ट तो उठाना पड़ेगा। अब लोग इसे कष्ट कह लीजिए या मज़े कह लीजिए, मुझे तो मज़ा आता है, मैं उसको कष्ट कभी नहीं कहता, क्योंकि मैं दूसरे की ज़िंदगी जी रहा हूँ और उसी दूसरे की ज़िंदगी खा रहा हूँ मैं इस वक्त, कि उसका मुझे मिलने वाला है। जो उस ज़िंदगी बनी, वो किरदार बना कैसे होगा, किस तरह से बना होगा, उसने क्या क्या मेहनत मशक्क़त और कैसे घर में पैदा हुआ होगा, उसके क्या वो बड़ी मुश्किल में वो किरदार आके खड़ा हुआ है मेरे सामने, और मैं उसका काम करके और पैसे मुझे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ईमानदारी, तो मैं थोड़ा कष्ट तो मैं भी उठाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना मुझे। तो बस यही है, यही सोच के और यही सब करता रहे तो मुझे बहुत मज़ा ही आता है। और लगता है कि थोड़ा तो जो कष्ट उठा के वो जो किरदार बना है या जैसे भी, तो थोड़ा मुझे भी तो आया, तो उसमें मैं मज़े ही लेता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो सब मज़े लेना। वही सहजता, वही सरलता सीधा दिल को छूती है। जी 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 जी। और दिल से कही हुई बात ही असर करती है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है। आप अगर झूठ बोलने लग जाएं, दिल को बरगला के, हाँ, कि हम ये है बात, तो वो असर नहीं करती, वो असर नहीं करती। तो बस यही है, दिल से कहने की बात कोशिश की जाती, वो भी जब मैं देखता हूँ तो मुझे 60 और 65% से आगे नहीं बढ़ता, ऐसा लगता है कि कुछ रह गया अभी। हाँ, कभी पूरा आज तक नहीं लगा। मैंने इतनी फिल्म की, अवार्ड भी मिल गया, सब कुछ कर लिया, लोगों ने ऐसी वाहवाही की कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लगा ऐसा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि इससे बेहतर ही हो सकता है।
तो नहीं, बड़पन ही सच कह रहा हूँ। और ये मैंने जब मैं पारसी थिएटर में या इब्राहिम अलकाजी साहब उनकी उसमें था, तब मैंने ये चीज़ें सीख ली थी कि एक्टर की ज़िंदगी क्या है। तो एक तो नकल करना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, पहले मैं नकल ही किया करता था। एक मैं जब पारसी थिएटर में था तो वहाँ एक सार्जेंट बाबा थे जो कुछ 80-82 साल के होंगे उनकी उम्र, और वो गेट कीपर थे। वो तमाम उम्र उन्होंने गेट कीपरी की, वहीं रहते थे, बस वही थे, और काफ़ी दिनों से उस नाटक कंपनी में थे। तो मैं उन दिनों, मुझे 2.5 रुपये मिलते थे, मालूम सबको, और मैं उन दिनों मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और किशोर कुमार और ये मुकेश, इनकी नकल करके गाया करता था। तो हम एक दिन ऐसे ही, और उसमें मुझे 2-4 रुपये मिल भी जाते थे, इनाम के मिल जाते थे। एक तो 2.5 था और 2-4 रुपये मिल जाते तो मैं तो रईस हो जाता था। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं उसी में आ गया कि नए नए गाने मुकेश, मन्ना डे इनके सीख के और गाता था और इनाम मिलता था। एक दिन हम वहाँ बैठे हुए वो स्टेज पे और अपना रिहर्सल कर रहे थे दिन के वक्त, तो वो भी बैठे हुए थे, सार्जेंट बाबा। तो सब लोग खुश, बोले यार बिल्कुल देखो क्या कॉपी करता, देखो क्या बिल्कुल डिक्टो मुकेश की आवाज़, डिक्टो ऐसे बिल्कुल वही वैसी सुर लगाए वैसे। तो वो चिढ़ गए, जो उनका इससे होता क्या है, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या डिक्टो क्या करते हो ये। तो उन्होंने कहा देखो ना कैसे गा रहा बाबा, आपको नहीं पता ये उसने मुकेश ने गाया है ये गाना, और देखो कैसी कॉपी कर रहा है। तो कहता जिसने गाया है उसको देखो ना, जब वो है तो उसकी कॉपी करने की क्या ज़रूरत है, उसने अपनी तरीके से गा दिया। हाँ, तुम क्यों नहीं अपनी तरीके से गा सकते हो, अल्लाह ने तुम्हें भी दिया है। हाँ, जब तुम गा सकते हो तो उनकी तरह अपनी तरीके से गाओ ना, अपने अंदर अपने आप को ढूंढो ना। कहते नकल ही होती है बेटा। हाँ, तो ये नकल करना छोड़ो, जिस दिन तुम नकल करना छोड़ दोगे उस दिन तुम दिखाई दोगे। तब से मैंने त्याग दिया कि मैं चाहे जान चलिए मैं किसी की नकल नहीं करूँगा। और फिर अपनी अंदर तो जो भी वहाँ फिल्मी गाने गाता था अपनी तरीके से गाता था, और जो मुझे अपने अंदर फीलिंग आती थी तो बस वो जैसे, और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही नाम छुपा रखा है, एक तो ये हो गया। अभी और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही नाम दबा रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में, और इस दिल में, और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही नाम दबा रखा। तो ये फिर तब से शुरू हो गया कि भैया उसको दबाने को या छुपा रखा है, कितनी तरीके से आप छुपा सकते हैं, कितनी तरीके से दबा रखते हैं। उन्होंने तो एक तरह से दबा के और छुपा के वो बन गए, तुम दिखाओ। तो तब से मुझे लगा कि भैया ये तो पूरा समंदर है, पूरा वो है। फिर वहीं से खोज शुरू हो गई मेरी, फिर अपने आप को खोजता रहा, ढूंढता रहा, और बस रास्ता ढूंढता रहा। कोई मैंने मंजिल नहीं बनाई, मैंने कहा चलो रास्ता ढूंढो, रास्ता बनाओ और चलते चलो। बहुत खूबसूरत है जी। सबसे तो आज गज़लें सुनी और लैला मजनू सुनी। हाँ वो ही बहुत मुश्किल से आते हैं। जी हाँ, जो हमारा अगला सवाल है वो उसी से जुड़ा हुआ है। पंचायत सीज़न 2 में हमने देखा है किस तरह जब विधायक से आप मिलने जाते हैं, और वो सीन काफ़ी हिट हुआ है, बड़ी तारीफ़ें आ रही हैं विधायक से। आप एकदम मतलब उसको कहीं ना कहीं दमी हुई आवाज़ में कह भी देते हैं कि आप शब्द ना हो जाएं, थोड़ा सा धमकी भी देते हैं कि गांव आ जाइए, 1000 वोट है हमारे। कलाकार के रूप में आपने कहीं ना कहीं राजनीति की बहुत गहरी इन बारीकियों को बहुत सुंदर तरीके से इनको टच किया है। जैसा भी रेखा जी बता रही थी कि अंदाज़े बयां ऐसा था कि सबको लगता है कि यस, हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं आपको, अपने आप को। कितना कठिन था इतने, क्योंकि उस वाले सीन में आप इतने काम थे, इतने संयमता से पूरे खड़े, तो ये छोटी छोटी बातें कह रहे थे। जैसे उसी के साथ एक दूसरे सीन में जैसे आप कहते हैं आधार कार्ड ना बन जाए, सुधार कार्ड हो जाए। क्या आप आम जिंदगी में भी जैसे कहते हैं आपने लड़कों को मारा नहीं, लेकिन उस बस गन दिखा के भगा दिया, है ना? तो क्या आप आम जिंदगी में भी यही हैं, बिल्कुल सरल? और उसी माइक से जी वही कि पर आप ऐसे सरल कैसे हो सकते हैं, ये बताइए। व्हाट इज दैट दैट ड्राइव्स यू टू बी सो
क्या calm है in life. क्या है कि अगर किसी को अगर उसी जिस लहजे में वो आपको कह रहा है उसी लहजे में, तो वो दो लहजे मिलके उड़ जाएंगे। अच्छा, अगर उसको आप थोड़ा सा और मोहब्बत से कह दीजिए तो मोहब्बत की मार बड़ी खतरनाक होती है क्या बात है। जी। अगर किसी चीज़ को मोहब्बत से कह दिया जाए तो उसका असर कुछ और ही होता है। तो बस वही है कि रहता है कि आप चिल्लाइए, कितने चिल्लाइए, मैं तो बस एक ही बार कह दूंगा, इसके लायक आप ही हैं, हम तो हो ही नहीं सकते। बहुत बेहतरीन। अच्छा, ये बताइए, हर एक्टर पंचायत सीजन 2 या फिर जब भी आपने विभिन्न जो काम किए हैं, हर एक्टर का जो एक समय होता है जिसमें वो अनवाइंड करता है जब शूटिंग नहीं चल रही होती है। हाउ डू यू अनवाइंड योरसेल्फ? गाने सुनते हैं, गजलें सुनते हैं, अजी क्या मेरे पास करते हैं? इतना काम होता है, क्या कर नहीं मैं तो मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। अच्छा। अभी मैंने एक नया हारमोनिका मैंने ख़रीदा, तो हारमोनिका इन्होंने दे दिया मुझे, किन्होंने? अपने सचिव साहब ने। अच्छा। इधर लास्ट जो था तो वो पकड़ा गए, अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, तो वो मैंने शुरू किया। अभी जब थर्ड होगा तो मैं उनको जाके सुनाऊंगा कि देखिए मैंने ऐसे ही नहीं रख दिया है, अभी सुनाऊंगा, तो उस वक्त आ जाएगा, तो सुन लीजिएगा कितना मैं से। तो अभी इन दिनों हारमोनिका के चल रहा है मेरा, वो बड़ा मज़ा आता है उसको बजाने में। फिर फ्लूट बहुत सारी हैं कई तरह की, कवाला एक होता है जो ईरान के चरवाहे बजाया करते हैं, तो वो मैंने पीवीसी पाइप से बनाया, वो बजाता रहता हूँ। और गाना कौन सा गाते हैं फ्री जब आप बिल्कुल शूटिंग के बीच में ब्रेक मिलता है? गाने वो डिपेंड करता है कि आप सीन कौन सा कर रहे हैं, अच्छा, उस माहौल का। चलिए मान लेते हैं एक रैपिड फायर करते हैं, मान लेते हैं जैसे एक बड़ा कॉमेडी सीन चल रहा है, तो कौन सा गाना? अब कॉमेडी सीन का पता नहीं किस तरह की कॉमेडी है, वो देखना पड़ेगा। हाँ, कॉमेडी सीन में गाना तो बस कुछ ऊट पटांग गाता रहता हूँ, कि पारसी थिएटर का कुछ गा लिया, कि पता नहीं कॉमेडी का मैंने कौन सा गाना गाता हूँ कॉमेडी। अच्छा, गहरा सीन कर रहे हैं काफी गहरा, तो हैं? जैसे आपने सवाल ही बड़ा गहरा सा कर दिया और कॉमेडी पे लाके पटक दिया, जो कि मैं कॉमेडी को बहुत सीरियसली लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पंचायत सीजन 2 में भी कहीं ना कहीं आप जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, या अगर एक कलाकार के रूप से कोई आपसे सीखना चाहे, गहरे डायलॉग बिल्कुल आराम से आप बोल रहे हैं, इमोशंस नहीं है। जैसे आपने कहा कि आधार कार्ड नहीं सुधार कार्ड, अब शब्द ना हो जाए, धमकी दे रहे हैं लेकिन प्यार से दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर जैसे आपने पहले से तय कर लिया ना कि आधार कार्ड का नहीं सुधार कार्ड बना देंगे, तो अगर मैं बहुत अंडरलाइन करके बोलता ना तो शायद वो असर नहीं पड़ता। तो हम लोगों को सिखाया जाता है, जब स्पीच सिखाई जाती है तो बताया जाता है कि ये इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, इस पे आपको स्ट्रेस देना, तो ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। तो कई एक्टरों की वही आदत अभी तक पड़ी हुई है, कई एक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि बस वो चबा चबा के और इसका तेरा तो सुधार कार्ड बना देंगे। तो मैंने तो फिर भी अभी दिल से, वो सुधार को ऐसे कहेंगे, वो सुधरता नहीं, बिगड़ जाता है फिर वो। तो अगर सहजता में लाने के लिए मैं क्या बताऊं कैसे, बस वही है कि आपको सरल रहने के लिए म्यूज़िक तो मुझे हमेशा वही पहुंचाता है, रास्ता वही दिखाता है। तो चिल्लाने की या उसको लफ्ज़ को अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा यहाँ से बोल दीजिए तो बस फिर वो पहुँच ही जाता है, बात उसका असर हो ही जाता है। तो बस वही है कि डूब के और यहाँ से पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और कैसे किया और कैसे कर जाता हूँ वो बताना बड़ा मुश्किल है। पहले तो हम शुरू में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 करके पहाड़ा सा पढ़ लेते थे, डायलॉग को याद करके वैसे ही बोलते तो उसका असर नहीं होता था। ये आदतें हमें वहाँ छूटी पारसी थिएटर में। कैसे? पारसी थिएटर में कि वहाँ पे जो बड़े बड़े जो खलीफे जो उस्ताद हुआ करते थे, उनका जब हम परफॉर्मेंस देखते थे तो वो देख के बहुत सीखने मिलता था। एक हमारे वहाँ मोती बाबा थे, वो 118 साल के थे, उनकी उम्र 118 6 फीट के थे वो, और हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं और आग सेक रहे हैं, सर्दियों के दिन आग ताप रहे हैं, और उनको बस ऐसे ही कह दिया, पर्दा गिरा कि कुछ सीन चेंज करने के लिए, और कहा जाता था कि बाबा आपकी एंट्री। तो बस वो मोती बाबा उठते थे और उनको गंजे रहते थे पूरा, तो बस उन्होंने ऐसे राख उठाई, सर पे रखी और स्टेज पे पहुंच जाते थे।
पहुँचे और बस शुरू हो जाते थे कि चे, अब बस ऐसे बोल दिए चे चा, चे से चुनन चकोर की चांद पे चांटा मारा और जोर से चेमुच करके चांटा मारते तो पूरी राख उड़ती थी। अरे बिल्कुल इसी भाव अंदाज में चांटा मारा, चुनन चकोर चकराते चकराते चकमंडी गया, चीर चार के 14वां तैयार किया, चौक वाली गली में 4 आने की चीनी, 4 आने की चने और 4 आने की चाय लेके चने चबाते चबाते चचा चुन्नेट के पास पहुंचे। चचा चुन्नेट चरपाई पे बैठे चिलम चूस रहे थे, चाय की हंडिया चूल्हे पे चढ़ाए, चाची चिमटे से चिंगारियों पे चपाती चला रही थी। चाचा ने चाची से चिलम जलाने के लिए चिंगारी मांगी और मौके पाते चाचा ने चाची को चिमटे से चिंगारी चिपका दी। चाचा चिल्ला पड़े चाची चाची चाची। अब इसको मैं जोर दे के करूँगा तो नहीं बोल पाऊंगा, तो ये आदत वहाँ से पड़ गई कि भैया बहुत ज़्यादा ज़ोर मत दो, दिल से बोलो बात, तो अपने आप याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे ही बोलते चले जाओगे। तो ये सब हमें कहानी सुना देते, हम वहाँ नाटक कर देते थे। फिर इसमें खुराफातें भी बहुत होती थी। जैसे खुराफातें, मैं बड़ी खुराफातें, क्योंकि मैं थोड़ा सा नए नए उसका था और ये लोग पुराने लोग हुआ करते थे, तो मैं अपनी ही कुछ, क्योंकि एक वक्त आ गया कि ऑडियंस को यही चाहती है कि मैं आ जाऊं बस स्टेज पे, वो गाने गाने के लिए। जैसे ये अभी वो मैंने गाना सुना है तो गाना भी मैं ऐसे गा देता था, हर दिन एक जैसा नहीं गाता था, अपनी तरीके से सुर लगा के कर देता था और रोल भी इसी तरह करता। तो एक वहाँ नाटक होता है जिस देश में गंगा बहती है, उसका हम नाटक किया करते थे वहाँ पे। तो वो राज कपूर वाली फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है, तो उसमें मुझे डाकू बना दिया, डाकू बना दिया जाता था। और क्या होता था, एक पुलिस वाले उनको जब गोली चलाते तो मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, तो उससे मैंने कहा कि भैया सुनो, आज मैं 18 गोलियों से मरूंगा। अच्छा। तो एक होता था, रेल की पटरी का इतना बड़ा टुकड़ा होता, उसमें 18 छेद होते थे, उसमें गंधक पोटास भर के उसको बजाते थे, उसको डजा कहते थे, डजा। तो गया तो मैंने उससे कहा कि देख तू मारना, लेकिन सर में मत मारना पहले गोली, एक एक करके मारना है। तो बस अब वो आता था छुप के और मैं आता था, वो गोली मारता था, तो पहले मैंने यहाँ हाथ में मारी तो मेरा हाथ मर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर मारा तो ये मर गया, फिर कंधे मारा तो कंधे ये मर गया, ये। और उसने कमबख्त ने तीसरी चौथी गोली मेरे सर में मार दी सर पे निशाना, तो मैंने सर लटका लिया, लेकिन मैंने तय कर लिया था आज 18 से मरूंगा मैं। धीरे धीरे करेगा, पब्लिक चिल्ला रही कि साला आदमी है कि ऊँट है तो इस तरह का वो जो आदतें वहाँ की, बिल्कुल ऐसी सहजता से आप कर जाइए, बहुत ज़्यादा एक्टिंग मत करिए, तो वो ये सारी आदतें वहाँ से पड़ी। फिर 18 गोलियों से, तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती थी जो वहाँ के लोगों को बड़ी चिढ़ लगती थी। जो कि एक वहाँ मदन सरवैया थे, उनकी जो ज़बान थी वो अगर समझ लें तो वो एक अनारकली में अकबर का रोल करते थे, और उनकी स्पीच ऐसी थी कि उनको बोलना पड़ता था कि उनका बेटा सलीम सामने आ जाता है तो वो खड़ा हो जाता है, बगावत कर देता है, खड़ा होता है, इनको बोलना पड़ता है कि तो ये कुछ, तो वो सलीम बनता था। तो अकबर यहाँ से कुछ बोलते थे, उससे पहले मारने के लिए उठते हैं तलवार, तो वो बेटा कहता है, सलीम जो ये मदन सरवैया बनते थे, वो कहते थे आगे बढ़िए, खुदा जानता है इस वक्त आपके दिल में वही दुआ होनी चाहिए जो बेटे की कुर्बानी के वक्त हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के दिल में थी। अगर मुँह देखेगी मोहब्बत रास्ता रोकती है तो अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिए ताकि कुर्बानी आसान हो जाए। अब ये थे, अब उनकी जो ज़बान थी वो पता नहीं कहाँ के थे, वो हकलाते थे, वो पता नहीं, हकलाने के साथ साथ बहुत कुछ तुतलाते भी थे, हकलाते भी थे, बहुत सारी चीज़ें एक ही ज़बान में थी उनके। तो वो कहने लगे आवड़िए दान मत चबेड़ आसन हो जाए तो ऐसे लोग भी होते थे, लेकिन उनको भी समझ लेते थे लोग। तो ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है, फिर इन्हीं लोगों से सीखा कि भैया इस ज़बान में अपनी ज़बान ठीक कर लो। नहीं, ये रघुवीर जी, इस बातचीत में एक बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि आपने हर तरह से सीखा, लेकिन जब आपने पारसी थिएटर में गज़लें सीखी, आपने जैसे बताया, आप कौन सी गज़ल है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और आप उसको ज़रा 3 अंदाज में कहिए। जैसे अभी आपने और इस दिल में, कहीं ना कहीं रंजीत जी मुझे 5 मिनट यहाँ पे चाहिए, क्योंकि महफिल है और महफिल में गज़ल ना हो, ये बात
बिल्कुल। उसमें आ गई, गजल भी आ जाएगी उसमें लैला हाँ। तो ये मुंशी दिल लखनवी की था कुछ, तो मैं जी। इम्प्रोवाइज करके ऐसे ही गा देता हूँ कि समझ आता है कि इश्क क्या होता है, लैला क्या थी, मजनू क्या था। तो कब्र मजनू पर किसी ने आके पूछा ये सुखन कि याद लैला भी बाकी है तुझे वो खस्ततन। तो फाड़ कर मुंह से कफन बोला मजनू एकदम के दीवाना 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 दीवाना। तो लैला लैला पुकारूं मैं बन में, मेरी लैला बसी मोरे मन में। लख्त जिगर खाने को और खून जिगर पीने को ये ख़िज़ा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। और शहर भर में लैला ने ये मनादी कर दी कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। अरे मैं उसका वो मेरी दीवानी, मैं उसका दीवाना 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 दीवाना। तो सुनते हैं कि लैला के घर का ये दस्तूर था, भीख देती दर पे जो आता गदा। तो एक दिन मजनू भी कासा हाथ ले जा पुकारा दर पे कुछ लिल्लाह दे। आई लैला और सबों को कुछ दिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया और लेके दे मारा जमीन पे। एक बार रक्स करता हुआ मजनू हुआ बेख्तियार, आंख में आंसू थे और दिल था बेकरार और कह रहा था यूं जुनू में बार बार के दीवाना 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 दीवाना। ए मस्त रूह, तुझे तेरी नखत की कसम, अल्लाह की कसम, मेरी वहशत की कसम है, लिल्लाह ठहर दर्द मोहब्बत की कसम है। तू जिसको चाहती है उसी की कसम सबा। एक हमजदा पुराज का पैगाम लेती जा, लेक धज्जी तो लेती जा मेरे चाके गिरेबां की। हवा खाता हुआ होगा मेरा गुलरू गुलिस्तां की, अदब से सर झुकाकर चूमना लेन जाना की। और मुसीबत कह सुनाना सब मेरे दर्दे बियाबां की। अगर तैयार हो तो साथ ले आना जुबान बनकर मेरी, वरना धरे लैला पे चिल्लाना के वफूर गम से चश्मे नम से चश्मे हो गए जारी और गुले उम्मीद थे जितने वो कांटे बन गए प्यारी। अगर तैयार हो तो साथ ले आना जुबान बनकर मेरी, वरना दरे लैला पे चिल्लाना के दीवाना 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 दीवाना। तो ढल चुकी थी धूप, अब था वक्त शाम। एक जगह पे वो तिश्ना काम नाम लैला यूं जमीन पे लिखने लगा और फिर सजदा उसे करने लगा। ना कहाँ एक शख्स आया और उसने यूं कहा कि क्या है तेरा नाम मर्दे खुदा। तो बोला मजनू कि ये जाहिद तू मुझे जाना नहीं, आशिके लैला हूँ पहचाना नहीं। क्योंकि तुम जिसे कहते हो लैला वो नहीं है लैला, वो है लाइला 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा
जी जी माइक ले लीजिए, आप माइक ले लीजिए। जी 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 तो जरा उस पे तबसरा कीजिए, हो जाएगा जिसमें। That for me is the most unforgettable character you have played till now. Besides your माया मेम साहब, मैसी साहब, किसकी बात कर रहे Messi साहब, हैं? जी हाँ, you played the मैसी character, साहब, जी है जी। ना? तो can you tell me your experiences about that? ओहो, बहुत 1980 में शूट की थी वो हमने फिल्म, और मेरी पहली फिल्म थी। और जी जी, पहली फिल्म थी वो मेरी। और क्या थिएटर की आदत थी, वो फिल्मों में काम करने की आदत नहीं थी। तो उस दौरान मुझे थिएटर और फिल्म में फ़र्क पता चला कि होता क्या है। तो प्रदीप कृष्ण जो डायरेक्टर थे, और अरुंधति रॉय उसमें हीरोइन थी मेरी, वो सायला, उन्होंने वो किया था। उनकी भी पहली फिल्म थी, हमारी दोनों की पहली ही फिल्म थी वो। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि फिल्म भी पहली थी और उससे पहले बहुत सारा थिएटर किया हुआ था। कैरेक्टर्स का दायरे का पता नहीं था, कैरेक्टर्स का जो डिसिप्लिन होता उसका पता नहीं था, फिर कैमरे के सामने जो एक्ट करना होता था उसका पता नहीं था। तो बड़ी मेहनत की, और उसमें मैंने डायलॉग्स भी मैंने लिखे थे उस वक्त। हाँ जी, डायलॉग्स भी लिखे थे, और एक गाना भी लिखा था जिसके कोई मायने नहीं है, लेकिन वो गाना जैसे लगता है वो भी मैं बता दूंगा आपको। वो जी, वो आदिवासियों का वो है, तो हमने ऐसे ही निकाला, लफ्ज़ लिखे अलग अलग, और लफ्ज़ों को कोई मतलब नहीं था, सिर्फ धुन बनाई और गालियाँ। नननमयो नुनिनायो वे नि भयो न भयो नुनि वे मननो यो वे ओ आयो निमा भयो लियो भइए नननमयो नुनिनायो वे नि भयो न भयो नुनि वे मननो यो वे ओ आयो निमा भयो लियो भइए। तो ये था। और एक और उसमें एक और था कि वो वहाँ से निकाल दिया जाता है अपने, तो वो एक दूसरे धंधे में चला, उसको निकाला जाता है, चोरी में पकड़ा जाता है या क्या होता है, उसको ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा के उसको निकाला जाता है। तो उसमें वो एक ताबीज़ बेचने वाले का काम करने लग जाता है। हाँ हाँ। तो वो मैं बहुत जगह से मैं देखता था कि बचपन में मेले में, और वहाँ वो दवा बेचने वाले बैठे रहते थे, उनके साथ खड़े होकर मैं सुनता रहता था। जी जी जी। तो ये सब जगह, क्योंकि एक तो पहली फिल्म थी और बहुत बहुत ज़्यादा, और फिर वो जब सड़क बनती है उस वक्त भी, उस वक्त का था कि मैं जब अपने गांव में, तो वहाँ एक वो खुद रही थी एक नाली। जी, सड़क बनाते, हाँ, तो वहाँ पे वो लोग वो करते थे, उनसे सीखा हुआ था। वैसे कहीं ना कहीं मिलता रहा। तो वो जो था, जब वो ताबीज़ बेचने लगता है तो वहाँ का था, तो वैसे ही इम्प्रोवाइज़ किया हुआ था वो सारा, कि लो जी उठ बैठ मुश्किल कुशा है, जिसको काटे काला नाग कई पैर जिए, लो भाई मेरे सज्जनों जिसको काटे जुल्फ नागन, मांग कर पानी न पिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलू का कहे गए सबके दाता नाम। तो बच्चे ज़रा बैठ जा। तो मेहरबान कदरदान उगालदान थूकदान पीकदान आपकी बस्ती में 24 तारीख को आता हूँ। क्यों आता हूँ बताऊँगा। पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो नींद नहीं आती, तो क्या करना, जो दवा बताऊँगा। एक तो लग गद्दी पर रख के फांकी मारो, ऊपर से एक गिलास ठंडा पानी, सुबह को खाओ, शाम को न मर्ज रहेगा न मरीज रहेगा, कुछ नहीं। दांतों में दर्द हो गया है, मसूड़ा सूख गया है, तो जो दवा बताऊंगा, एक तो लगत्ती पे रखे, 2 हिस्से इस तरफ मारो, 2 हिस्से उस तरफ मारो, ठंडे पानी से कुल्ली करो, 32 दांत बाहर। तो ये सब इम्प्रोवाइज करने की, ये सब पारसी थिएटर से जो आदत पड़ी थी, तो बस ऐसे ही, तो यही सब करके वो, यही सब यादें हैं जो उससे मैसी साहब से जुड़ी हुई हैं। जी जी। हाँ हाँ हाँ। और एक तो माइक लेके ना हाथ पैर नहीं चलते ना, तो मैं बंध जाता हूँ, तो मैं भी रख दे। अभी देखिए, अभी आवाज आ रही है। रिकॉर्डिंग के लिए हम अच्छा, ओके। रघुवीर जी, जी। थिएटर करने के बाद मुंबई में जाके सेटल होना कितना मुश्किल था? कितना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। नीयत ख़राब होते होते बची, क्योंकि
बम्बई में बेचा जा सकता है, सीखा नहीं जा सकता। कि अपने आप को बेच दीजिए तो बिकते रहेंगे, अगर आपको कुछ आता है तो। सीखना बड़ा मुश्किल है। जो माहौल यहाँ का था सीखने का, चाहे वो पारसी थिएटर में, चाहे दिल्ली का मंडे हाउस में जिस तरह का म्यूज़िक और ये पूरे जो कॉन्सर्ट हुआ करते थे, बड़े बड़े उस्ताद, मैंने सबको यही सुना। नज़ाकत अली, सलामत अली और पंडित जसराज, कुमार गंधर्व, वो सब के सब जितने बड़े बड़े, और मैं तो 24 घंटे बैठे ही रहता था जब जब होता था बस यही। और फिर थिएटर भी का भी जो माहौल था उस वक्त कि बस जुनून था, तो वो सारा ये जो जुनून था वो सब वहाँ गायब। वहाँ तो इतनी दूरियाँ थी, लोग आपस में एक दूसरे को मिल नहीं पाते थे, बस यही कि काम मिल जाए और ये मिल जाए। जिससे कोई मिल जाता था तो ऐसे बहानेबाजी करता था कि भैया अभी मेरे परसों शूटिंग है और नहीं मिल सकते, और ऐसे करके ये सब। तो ये सवाल मुझसे शेखर सुमन ने भी पूछा था कि बम्बई आके तुमने क्या सीखा। मैंने कहा झूठ बोलना। सबसे पहले मैं झूठ बोलना सीखा। अब नहीं चाहो तब भी झूठ बोलना पड़ेगा आपको। सुबह फ़ोन आ गया किसी का और कहा कि जी वो हैं, मिलना चाहते हैं, तो अगर आपको मिलना है या नहीं मिलना है तो या तो कह दीजिए घर में नहीं है, वो झूठ हो गया, या किसी से फ़ोन करवा दी कि नहीं अभी वो बिज़ी हैं, अगर आपको नहीं मिला। और क्या है कि वहाँ इस तरह के इतने ऐसे लग जाते हैं फ़ोन के, बता नहीं सकते। एक सज्जन ने कोई रात को 2:30 बजे आ गया और मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मैं वहाँ का हूँ और मैं भी यादव हूँ और मैं तो आपके उससे आ गया हूँ भरोसे, अब अपना एड्रेस दे दीजिए। अब बताइए उससे क्या कहूँ। मैंने कहा जी मैं नहीं हूँ, तो कहीं गए हुए हैं, झूठ हो गया। अब अगर बता दीजिए कि नहीं मैं हूँ तो आ जाइए, तो फिर बस आपको बम्बई छोड़ के भागना पड़ेगा। तो ये इस तरह की बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन मैं वो नहीं। और दूसरी बात कि मैं इतना थिएटर और वो सब, जो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए रही, ये तो छोटी मोटी बातें, इससे तो निपट लिया मैं। लेकिन जिस तरह का माहौल था 80s के ज़माने में, और सब सारा कुछ पूरे उसको कमर्शियल बना दिया गया था सारा कुछ, कि उस तरह की फिल्में और ये सब, वो जो पुरानी फिल्में जो थी 60s के आसपास की, उस तरह का म्यूज़िक, उस तरह को धीरे धीरे सब ख़त्म हो चला था। तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि मैं उस तरह के काम से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता था, कि मुझे वैसा करना ही नहीं था। तो एक तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब जाना पड़ गया मजबूरी में, तो बस उस तरह की फिल्में मिली तो मैं करता नहीं था, और कोशिश करता था कि जिस तरह का मैं चाहता हूँ उस तरह की। एक मैंने बड़ी बेहूदी फिल्म कर ली जिसकी आज तक मुझे शर्म आती है, और शर्म इसलिए मुझे ज़्यादा आती है कि वो फिल्म मैंने कर ली और वो रिलीज़ भी हो गई, और रिलीज़ होने के बाद मैं एक बार एक फंक्शन में गया, और फंक्शन में जो ले जाने वाले थे वहाँ हुआ कुछ बात हुई, भाषणबाजी जो भी हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद उतर के नीचे आया, तो नीचे आया तो मेरे साथ वही 4-5 लोग थे जो मुझे ले गए थे। वो आए, सामने से एक महिला आई, वो कहने लगी आपको शर्म नहीं आती। मैं तो डर गया। मैंने कहा भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि शर्म नहीं आती। मैंने कहा क्या मैंने कुछ। बोले नहीं आपको किसी को तकलीफ़ देते हुए शर्म नहीं आती। मैं जान रहा, कुछ बताइए। तो ये जो लोग मेरे आसपास थे वो मुझे पकड़ खींचने लग गए। तो मैंने कहा नहीं मुझे बात तो कर लेना भाई, पता नहीं क्या मैंने क्या कसूर किया, मैं माफ़ी मांग लूँगा। और बड़ा चेहरे पे उनका ऐसे रुआंसापन भी था और गुस्सा भी था। तो मैं गया, मैंने कहा मैंने क्या गलती है बताइए, मैं अनजाने में अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करिएगा, लेकिन क्या बता दीजिए मुझे। तो कहने लगे आपने वो फिल्म क्यों की। तो मैंने कौन सी, वो नाम लिया उन्होंने फिल्म का, मैं नहीं लेना चाहता नाम, तो नाम फिल्म को बता दिया। तो मैंने कहा कि जी इसलिए कि मैं अभी नया बॉम्बे आया हूँ और घर भी तो चलाना होता है। तो उन्होंने कहा देखिए आप मर भी जाइए लेकिन इस तरह की फिल्में मत करिए, भूखे मर जाइए लेकिन फिल्म मत करिए। बस जो मुझे नसीहत मिली वहाँ से, मैंने कहा बिल्कुल तय कर लिया कि चाहे मैं मर जाऊँगा भूखा, मैं उस तरह का काम नहीं करूँगा जो मेरे देखने वालों को तकलीफ़ पहुँचाए। फिर वो रोने भी लग गई। तो मैंने कहा वाकई मैं कसम खाता हूँ मैं बिल्कुल कभी नहीं करूँगा कि किसी को, मुझे कोई हक नहीं किसी को तकलीफ़ पहुँचाने का। तो बस ऐसे फिर उसके बाद मैंने कभी उस तरह की कोई फिल्म ही नहीं की। मैं हमेशा चाहे भूखा बैठा रहा हूँ, कम काम किया मैंने, पैसों की तरफ कभी नहीं भागा, मैं सिर्फ मैंने काम ही देखा है। इस वजह से मैं अपने आप को बचा ले गया। तकलीफ़ें हुई लेकिन मैं उनको तकलीफ़ें कभी नहीं समझा मैंने। मुझे ऐसा लगा ज़िंदगी का तजुर्बा है। हाँ, और मुझे बहुत सारी चीज़ें उस तजुर्बे में मिली। उसी का नतीजा है कि जो सरलता और सहजता वाली जो बात है वो सब उन तजुर्बे से यहाँ तक पहुँची। एक लफ्ज़ों में ये सहजता और सरलता बताना बड़ा मुश्किल है।
मैंने घुमा फिरा के बताने की कोशिश की, लेकिन जो बताया उससे मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मैंने बस बता तो दिया, लेकिन वो सही नहीं है। ये जो माहौल मुझे मिला और मैंने अपने आप को मैंने पकड़ के रखा, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और हमेशा सीखता ही रहा हूँ जी। रघुवीर जी, तजुर्बन में सिनेमा में भी बदलाव आया है, और एक बदलाव है कि आज हम मीडिया ओरिएंटेड हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे हैं नहीं हैं? क्योंकि मैंने आपकी खोज कर दी पर मुझे आप सोशल मीडिया पे मिले नहीं। मैं कम ही रहता हूँ थोड़ा सा, अच्छा। और इस वजह से कि मैं ज़बरदस्ती अपने आप को दिखाना नहीं चाहता। जो मैंने किया है, अगर लोगों ने देखा है उसका आप बताना चाहते हैं या जो उस तरह है तो करिए, नहीं मैं ज़बरदस्ती जाके और कहूँ कि मैं ये हूँ और वो हूँ और मैंने ये कमाल कर दिया और वो कर दिया, वो मुझसे नहीं होता। क्योंकि पता नहीं, मुझसे बेईमानी होती नहीं है। और ऐसा लगता है कि जो अगर बेहतर लगा हो तो आप कहिए, गलत लगा हो तो वो भी बता दीजिए, ताकि मैं बेहतर करने की कोशिश करूं। हमेशा से इसी नीयत से मैं जिया हूं और इसी में मुझे मज़ा आता है। कोई और सवाल इससे? हाँ, गज़ल, क्योंकि महफिल की बात है और आपने कहा है कि आपने ज़िंदगी में हर रंग में, हर तजुर्बे में कुछ सीखा है, और उस सीख को कहीं ना कहीं सुंदर तरीके से आपने बयां भी करा है। तो आज महफिल में जब एक खूबसूरत मौका है, तो इस दस्तूर में एक खूबसूरत गज़ल आपकी ओर से। पता नहीं, मैं जब मैंने सबसे पहली जो गज़ल सीखी थी जी। तो सिरोंज एक जगह है, जी जी जी, टॉक के पास। जी जी, तो सिरोंज में क्या है कि एक तो मेरी ज़बानी बड़ी ख़राब हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, वो धीरे धीरे मैंने कोशिश की, अभी भी उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक बीड़ी का कारखाना था जी। तो उन दिनों बीड़ी के कारखाने बहुत थे, तो वहाँ पे वो लोग बीड़ी बनाते थे और गाते रहते थे। तो एक बच्चा था, वो बच्चा नहीं मतलब था कोई 14-15 साल का लड़का था, वो उसने गज़ल गाई। तो सबसे पहली गज़ल वो सीखी थी, वो गा देता हूँ मैं। क्योंकि उन दिनों उसी तरह की गज़लें होती थी जो थिएटर में बड़ी बहुत लाइक की जाती थी, और उन्हीं से मज़ा आता था लोगों को, क्योंकि वहीं गांव और उसमें बहुत गूढ़ और गाढ़ी गज़लें वहाँ नहीं हो पाती थी। तो ये वो थी कि यार की कोई खबर लाता नहीं, यार की कोई खबर लाता नहीं, दम लबों पे है निकल जाता नहीं, दम लबों पे है निकल जाता नहीं, यार की कोई खबर लाता नहीं। मैंने चाहा था कि मैं सजदे करूं, मैंने चाहा था कि मैं सजदे करूं, बेनमाजी हूँ झुका जाता नहीं, बेनमाजी हूँ झुका जाता नहीं। दिल चाहा था कि मैं जोगी बनूं, दिल चाहा था कि मैं जोगी बनूं, और दर बदर मुझसे फिरा जाता नहीं, दर बदर मुझसे फिरा जाता नहीं। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने कौन सी मंजिल है वो, अल्लाह जाने कौन सी मंजिल है वो, और जो वहाँ जाता है फिर आता नहीं, जो वहाँ। तो ये वो गाता रहता था, तो बड़ा बच्चा था जी।
कोई और सवाल हमारे ख़ास मेहमानों की ओर से? आपका सीरियल पंचायत का सीजन 3 और 4 तो आएगा ना? हाँ, मैं देख लिया मैंने। जी बस मुझे भी उसी का इंतज़ार है। नहीं जी कैसे ख़त्म हो जाएगी, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। अभी जी बताएं मैं डॉक्टर बता दूं, डॉक्टर साहब जी। कहा गया था जी एक लौकी लेके आए। मैं ये गुस्ताखी वैसे कर रही हूँ, ये वाली लौकी वाली। इसके बाद जी आपका सवाल है जी। जी जब लोग रघुवीर यादव को देखते हैं, उनका सरल स्वभाव देखते हैं, जी तो वो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो नए इतने पढ़ने लिखने वाली जो अभिनय में अपना हाथ आजमा रहे हैं, जी तो उनके लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? अच्छा भैया, वक्त ज़ाया मत करो बस। हम लोग वक्त ज़ाया करके बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। और अभिनय की बात अगर करें तो सबसे पहले तो आप थिएटर को देखिए, जानिए, क्योंकि सबसे थिएटर म्यूज़िक, थिएटर में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। थिएटर जो आपको सिखाता है, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो सिखाने पर आपको मजबूर नहीं करता, आपको सीखना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना सीखना पड़े, सब कुछ, क्योंकि आप जिस उसमें जा रहे हैं तो पता नहीं कब क्या करने के लिए वो, अगर आप एक्टर बनना चाहते तो एक्टर को पता नहीं कब सिंगर का रोल मिल सकता है, और गरीब का भी, भूखे का, किसी का भी, झाड़ू लगाने वाले का मिल सकता है, टाई वाला भी मिल सकता है, कुछ भी, तो सब कुछ आना चाहिए। तो अगर आपने सिर्फ एक करके और एक रोल करके या सिर्फ डायलॉग याद करके और ये सोच रखा हो कि एक्टर बन जाएंगे, तो उससे एक्टर नहीं बनते। आपको ज़िंदगी में थोड़ा सा जूझना पड़ेगा, ज़िंदगी को झेलनी पड़ेगी, ज़िंदगियों को झेलना पड़ेगा, ज़िंदगी को समझना पड़ेगा, तब कहीं जाके अपनी ज़िंदगी समझ आएगी। और दूसरों की ज़िंदगी को समझने की, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को समझने की बड़ा ज़रूरी है। पहले अपने आप को समझ लीजिए, आप में खूबियाँ क्या हैं, आप में खामियाँ क्या हैं। अगर खूबियाँ हैं तो खूबियों को और ज़्यादा खूबियों में तब्दील करिए, उनको मांझिए, उन पर काम करिए खूबियों को, और खामियाँ हैं तो उनको खूबियों में तब्दील करिए। है सबके अंदर सब कुछ होता है, हम लेज़ी हो जाते हैं कि ये तो है, बस ये तो आता है, ये तो कर लेंगे, ये तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ नहीं, ज़रूरत सब चीज़ की है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो हम सब, हमारे सब बुज़ुर्ग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ हम उस पर तवज्जो नहीं देते। सीखने हमेशा सीखते रही, मैं अभी भी सीखता रहता हूँ, मैं अभी भी सीखता रहता हूँ। और ऐसा लगता है कि सीखने में एक उम्र कोई काम की नहीं है, एक उम्र तो इतनी छोटी लगती है। तो लोग मुझसे कहते हैं कि यार जो तुमने चाहा था, जो चाहते वो मिल गया। मैंने कहा इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में पहले सीख तो लेने दो, जो मैंने चाहा वो करने के उस काबिल तो बनूँ मैं, पहले उस लायक तो बनूँ। तो कुछ भी करने के लिए आपको लायक तो बनना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक तो लोग ये सोचने लगते हैं कि स्ट्रगल करने से सब कुछ हासिल हो जाता है। पहले सबसे पहली बात, आप स्ट्रगल कहते किसको हैं? कि अपनी तस्वीरें खिंचवा के फ़ोटो बांट के आप रोल मांगना चाहते हैं, क्या वो स्ट्रगल है? हैं, रोज़ इसके दरवाजे जा रहे हैं, उसके दरवाजे जा रहे हैं। लोगों ने बम्बई में बस यही कि स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्टर बनने का स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई भी काम करने के लिए स्ट्रगल नहीं। मैंने आज तक कोई स्ट्रगल नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ, कोई स्ट्रगल मैंने किया ही नहीं। मैंने तजुर्बे हासिल किए हैं। मुझे चीज़ें इसके वो मेरे तजुर्बे, वही मेरा सब कुछ है। अगर आपको किसी चीज़ का तजुर्बा नहीं होगा, और तजुर्बा मिलता है तकलीफ़ों से जी, बगैर तकलीफ़ उठाए। और क्या है कि ये तो पूरी सृष्टि का नियम ही है कि जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं है। तो पहले तोड़ फोड़ करिए अपने अंदर की, जो आपने गांठें बना रखी है अपने जज्बातों की, अपनी उन चीज़ों को तोड़ फोड़ के फिर देखिए जुड़ता है तो क्या उससे कुछ हासिल हो जाएगा आपको। आप आराम वाली ज़िंदगी अगर गुजारना चाहे तो कुछ हासिल नहीं होगा। अब गलीचों पे और बड़े बड़े उस पर चेयर और कुर्सियों पे उसमें बैठ के आप ज़मीन पे आइए थोड़ा सा, तब अपने आप को आप पहचान पाएंगे। मैं बैलगाड़ी चलाता था बचपन में, मैं तो यहाँ पहुँच ही नहीं सकता था। बैलगाड़ी चलाता, भैंस चराया करता था, और सा और शाम में फ़र्क नहीं था मालूम होता था मुझे। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे जो उस गांव की रोज़ ज़िंदगी से मुझे हट के अलग निकलना है, तय कर लिया था मैंने।
और ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। मैंने थिएटर नाम ही नहीं सुना था, थिएटर होता क्या है। बस वो रामलीला, रासलीला ये सब देखा करता था और देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन वो बनने की कभी नहीं सोची। म्यूज़िक से मेरा ताल्लुक़ था, मैं चाहता था कहीं जाके म्यूज़िक सीखूं, यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन जब मैं म्यूज़िक सीखने के लिए निकला तो मुझे ये वाली ज़िंदगी, ये मिल गया मुझे एक्टर का पेशा। तो मैंने देखा कि ये क्यों मुझसे करना पड़ रहा, और जब मैंने झांका अंदर तो मैंने देखा कि इससे बेहतर तो कोई पेशा ही है ही नहीं एक्टर वाला। जो जुनून, जो दीवानगी इस पेशे में है वो कहीं नहीं है, थिएटर के लिए मैं कह रहा हूँ। तो उससे मुझे सब कुछ, मैंने कहा इसमें तो आपको म्यूज़िक भी सीखने मिल जाएगा, किताबें पढ़ने भी सीखने मिलेगा कि आप किताबें पढ़िए, ये पढ़िए, लोगों को समझिए, एक दूसरे को सुनिए। हम लोगों ने सुनना छोड़ दिया है, हम सुनते ही नहीं किसी को। और मैंने सुन के इतने सबक हासिल किए हैं, सुन के लोगों को, कि मैं बता नहीं सकता। बगैर सुने कुछ नहीं आता, बगैर सुने आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको सुनना सीखना बड़ा ज़रूरी है। कोई बात गलत कह रहा है या सही कह रहा है, अगर आप सुनेंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा। हम जब स्कूल में पहली क्लास में हम जाते हैं तो स्कूल की घंटी बजती है, वहीं से आपका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। अगर आप उस घंटी को सुनना बंद करके बैठे रही तो आप स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे तो बस गुजारिए अपनी ज़िंदगी वैसे। तो सबसे पहले सुन के ही, मैंने ये सारी बातें सुन के ही सीखी। जैसे मैंने वो साजन बाबा वाली बात की, जैसे अलकाई साहब ने कहा कि मरना है तो मेरे सामने आके मरिए, तो ये सब सुनाई दिया मुझे। फिर गाने भी मैंने सुने, जैसे वो बीड़ी वाले की बात, वो सुन के ही तो मैंने याद किया। तब मेरे जज्बात कि भैया ये जब गा सकता तो मैं क्यों नहीं, फिर वो किया। तो जाइए, सुनिए, सबको सुनिए, जो करना है आपके हाथ में है, और अपने आप को पहचानिए। सीधी सी बात ये है, देखिए आपको कोई रोक ही नहीं सकता। खामखा की मंजिल मत बना लीजिए कि मुझे अमिताभ बच्चन बनना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। अमिताभ बच्चन तो खुद ही है, क्यों आप जा रहे हो अमिताभ बच्चन बनने के लिए? आप में जो है खूबी है, वो अपनी खूबियों को देखिए ना, उनको निकालिए तो आप कुछ और बन जाएंगे। जो आप हैं वही बन के निकल जाएंगे। अगर मैं पहले से तय कर लेता कि नहीं मुझे वो बनने जाना है, तो होता 1 2 4 5 साल में वो बन जाता, और उसे देख के लोग खुश हो जाते, और वो होता कि अरे तू तो बिल्कुल, ये कोई नहीं कहता कि तू रघुवीर है, ये कहता अरे तू बिल्कुल वो है, तू तो बिल्कुल वैसे ही है। तो अपने आप को पहचान के अपने ऊपर काम करिए। तो इतना वक्त ज़ाया मत करो, तो बहुत है आपके पास, सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने, सब कुछ आपके हाथ में। बहुत बेहतरीन। कोई और सवाल किसी मेहमान का? कोई और? जी मेरीलाल के हसीन सपनों से लेकर के अभी आपने पंचायत में जो रोल किया है, जी बड़ा लंबा फासला आपने तय किया, जी बड़ी खुशी होती है देख करके। जी। कोई खास अहम सबक इसमें आपको सीखने को मिला? सबक ये है कि आपको तो फासला लग रहा है, मुझे कोई फासला ही नहीं लग रहा है। मुझे लगता है ऐसी वो कल की बात है, और ये जो बीच का जो वक्त निकाला है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि इससे पहले मैंने पंचायत कभी की नहीं, रहा ज़रूर हूँ मैं इसके बीच में, और जो भी करता हूँ उसके बाद मैं भूल जाता हूँ उससे कि अब नया क्या है, उसमें जूझ जाता हूँ। फिर वो पता नहीं लगता मुझे, ऐसा लगता मैसी साहब के बाद सीधा यहीं आ गया, बीच में कुछ किया ही नहीं। फिर जब याद करता हूँ कि नहीं वो भी किया था। तो ये था कि तजुर्बे ज़रूर हासिल हुए। ये करने के बाद हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ, और खुश उससे कभी नहीं होता। मैं कमी न जो कमियां हैं उनको ढूंढता रहता हूँ। तो हर फिल्म में या नाटक में या जैसे भी, या जीने में भी कोई खामी अगर मैं कर देता हूँ तो उसको फिर सुधारने की कोशिश भी करता रहता हूँ। और संतुष्टि तो मिलती नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा लालची किस्म का हूँ शख्स कि अपने वो देख के, और मुझे लगता है इससे और भी बेहतर क्यों नहीं हो गया, अगर वक्त मिलता तो शायद इससे बेहतर कर सकता। अवार्ड मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे हमेशा कमी कहीं ना कहीं लगी रहती कि कमी की, इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो बस यही है कि तलाश है, जारी है, और जो ढूंढता रहता हूँ, खोजता रहता हूँ। जी जी जी। आपने कहा जब आपने अपना करियर शुरू किया तो आपका फर्स्ट लव म्यूजिक, जी उसका कुछ सुनाइए। हाँ। जब पहला प्यार म्यूजिक से। म्यूजिक था, जी। तो गाकर बताना, कहकर नहीं बताना। तो पहले तो म्यूज़िक का मैंने शायद पहली दफ़ा बताया था। म्यूज़िक आया कैसे मेरे जहन में, मैं 3 साल का था, 3 साढ़े 3 साल का, और ये 53-54 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं। और गांव में एक तालाब था, तालाब के किनारे एक टीला था, टीला पे हमारा मकान था, और पूरा चारों तरफ खेत थे जो हमारे नाना जी के थे,
वहीं हम जाया करते थे गर्मियों की छुट्टियों में। तो वहाँ से दूर से एक पापड़ वाला निकलता था पापड़ बेचते हुए, और हम 3 से तब खेलते तो पापड़ वाला दूर से सिर्फ एक घर के लिए पापड़ बेचना होता था उसे, तो चिल्लाता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। हम बुलाते, ए पापड़ वाले इधर आ। तो यहाँ से भी सुर मिल गया उसे, तो आता था और रास्ते में बीच में आता था, फिर मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, और नसीब खा गया तो दे भी रहा पापड़, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो भैया 2 रुपये देते ना, ए भैया मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। फिर समेटता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। ये स्वर मेरे पहली बार दफ़ा पढ़े, उसके बाद मैं घर में पापड़ ही बेचता रहता था। वो पापड़ बेच के मैं मुझे फिर वो रामलीला, रासलीला और इन सब में फिर मज़ा आने लगा। फिर वहाँ हमारे एक उन दिनों क्या ऐसा म्यूज़िकल माहौल, ऐसा सुरीला माहौल हुआ करता था। हाँ जी, ऐसा सुरीला माहौल कि जो भीख मांगने आते थे वो भी बड़े सुर में हुआ करते थे। तो एक वहाँ वो थे सूरदास जो अपनी पत्नी के साथ आते थे, और उनके कंधे पे वो रसखान के वो कविता पढ़ते जाते थे और भीख मांगते थे। मैं उनके पीछे पीछे चला जाता था बड़ी दूर तक वो सीखने के लिए। तो वो गाते थे, अरे आजू गई हूँ तो बो रही हो रस खाना रही, कभी नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं। और तेली लगाई लगाई के अंजन भोहे बनाए बनाए, डिठो नहीं डारी हमेल निहारत आनन भारती जो चुचकारत छू नहीं। और धुरु भर अति शोभित सामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी रे, खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कछौटी। और वह सभी को रस खाने बिलोगत, भारती काम कलानी दी कोटी रे, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो ये उस वक्त का सीखा हुआ गाना है मेरा। जब वो फिर हमारे वहाँ एक पाइपलाइन पड़ रही थी, तो उसमें वो गड्ढे खोद रहे थे, तो यूपी के कुछ थे, और वो दिन भर वो करते रहते थे, खोदते रहते थे, अपना काम करते थे, शाम को खाना बनाते थे और खाते थे, और फिर वहीं बैठ के वो उनकी मंडली बैठ जाती थी, तब वो बिरहा गाते थे। वो बिरहा मुझे आज भी याद है। और देखिए, हम जो पढ़ाया जाता तो अनुप्रास अलंकार एक जो होता है, वो बिरहा में मैंने सुने, तो मुझे याद करने में बड़ा मज़ा आया। तो मैं वहीं जाके बैठ जाता। उस पर मुझे कई बार बहुत मार भी पड़ी कि वहाँ कहाँ जाके मजदूरों के बीच में बैठ जाता है, यहाँ तुझे पढ़ाई नहीं करनी है और ये सब। तो वो था एक अरे मिलनवा कैले राम से पिया, मिलनवा कैले राम से पिया, अरे कह मंदोदरी रावण से सजनवा, मिलनवा कैले राम से पिया। अरे छेड़ मिलनवा कैले राम से प्यार, कहा मान ले मोर तनिक भर, तब होई कल्याण पिया, खेल पुराना समझाना, कुछ कैले मन में ध्यान पिया, और घन घमंड घन घोर घर गए दिन में जान पिया। और गलती पे गलती कर लागल जावे गर्भ गुमान पिया, और घेर घार के घर बुलवला घर ही में घमसान पिया। और घन घमंड घन घोर घेर घर लई हैं, चारों ओर मेलनवा कैले राम से पिया। अरे चे चराना चित चातुर में चौपट चमन स्थान खड़ा, और छोड़ छाड़ छल चित्त पुराना, भेद भाव से मान बड़ा, और जर जमीन जर नर जन जन का जीवन जीवन दान करा, झगड़ा झंझट छोड़ छाड़ झट सीता का प्रस्थान करा। और कट जई हैं कठनैया बची हैं लंका, सोन चिरैया, मिलनवा कैले राम से पिया, मिलनवा कैले राम से पिया। तो बस ये ऐसी सीखता रहा लोगों के बीच बीच में बैठ बैठ के, और ये सब। जी
जी, तो हमें कह दिया गया है महफ़िल ये वो जो हमारी बातचीत और गुफ्तगू थी अब वो अपने आखिरी पड़ाव की ओर। कटहल से लेकर लौकी तक आपने बहुत धमाल किया है। लौकी हम लेकर आए, रंजीत जी को हम आगे बुलाना चाहते हैं एक सेल्फी विद लौकी के लिए, क्योंकि रघुवीर जी हैं, क्योंकि फिर कवि सम्मेलन भी है उसके बाद। हाँ, लौकी हम लेकर आए हैं। वाकई लाई हैं? हमारी वाली भी ले आओ। क्या लौकी से लाद दिया जाऊंगा? अरे वो एक उनको देना है, इनको देना। देखिए लौकी किस अंदाज में, क्या बात है। लाइए इसको लाइए। सर आइए। रंजीत, मैंने सुना बोतल निकाल रहे हो। सर बड़ी रसीली है सर, एकदम अभी ताजी है खेत की। आपका ट्रेलर हो गया, आपका कि लौकी दे रहे हैं। पंचायत ऐसा फीलिंग है कि देखता है कि हमारे सामने हो रहा है। आई एम पार्ट ऑफ इट, दिस इज समथिंग। सर आइए आइए। लौकी जरूर देंगे। लौकी सर ये लौकी अच्छा, ये बिल्कुल ताजी है। इसकी फोटो जरूर लेना। बोतल को लौकी पकड़ा है तो मेरे साथ आमना तुम अपने वाली ले। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पूरे कहा कि गांव की है, ताज़ा है, इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ गिफ्टिंग। ये थर्ड सीजन में तो कुछ भी करके दिखाऊंगा। शुक्रिया।